तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एपेटाइट। दोस्तों एपेटाइट का मतलब होता है भूख या फिर इच्छा। जैसे कि सोचो तुम पूरा दिन बिजी थे, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और लंच भी तुम्हें लेट मिला। अब शाम तक तुम इतने ज़्यादा भूखे हो कि कुछ भी मिल जाए तो खा जाओ। तो ये जो भूख या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, मतलब कि जो भूख वाली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसे ही एपेटाइट कहते हैं। जो एपेटाइट वर्ड है वो सिर्फ फूड के लिए यूज़ नहीं होता, कभी कभी किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए भी एपेटाइट यूज़ होता है। यानी कि किसी चीज़ की तीव्र इच्छा बताने के लिए भी हम जो है वो एपेटाइट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एपेटाइट फॉर सक्सेस या फिर एपेटाइट फॉर एडवेंचर। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जिम के बाद भूख लगना तो वो होता है बिग एपेटाइट, यानी कि आपको एक तरीके से भूख लगती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एपेटाइट हम उसे कहेंगे। देन स्ट्रेस में जो है वो मतलब का बिल्कुल भी मन ना करना, यानी कि जब आपको कभी स्ट्रेस हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी खाना खाने का अगर मन नहीं कर रहा है तो वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। देन इसके बाद है किसी का जो है वो काम के लिए स्ट्रॉन्ग पैशन होना, यानी कि किसी का जो है वो अपने काम के लिए, बेसिकली लर्निंग के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए या फिर कोई भी काम हो सकता है उसके लिए जो है वो मतलब कि उस पर जुनून होना, एक तरीके से उसकी इच्छा होना, उस काम को लेकर बहुत ज़्यादा भूख होना। तो उसे हम कह सकते हैं एपेटाइट फॉर लर्निंग। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एपेटाइट का मतलब होता है भूख या फिर किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। यानी कि एपेटाइट जो है वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये भूख को रिप्रेजेंट करता है या फिर आपको अगर किसी चीज़ की तीव्र इच्छा है यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो उसे भी हम जो है वो एपेटाइट कह सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है हंगर, क्रेविंग या फिर डिजायर। दोस्तों हंगर का मतलब होता है भूख, क्रेविंग का भी मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब कि पाने की या फिर खाने की इच्छा, जिसे हम कह सकते हैं। एक तरीके से क्रेविंग मतलब कि होता है इच्छा, और डिजायर का मतलब भी आपको पता है, डिजायर का मतलब भी होता है मतलब कि एक तरीके से इच्छा जताना, तो उसे हम कह सकते हैं डिजायर। एंटोनिम में हमारे पास है अवर्शन, डिसलाइक या फिर डिसटेस्ट। दोस्तों अवर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, घृणा करना, बेसिकली किसी चीज़ को पसंद ना करना। डिसलाइक या फिर डिसटेस्ट का क्या मतलब होता है, डिसलाइक का तो मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, यानी कि लाइक ना करना। और डिसटेस्ट का मतलब होता है बेस्वाद या फिर जिसमें मतलब कि कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीनता जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है डिसटेस्ट। वही अगर आप बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में हमारे पास है द लॉन्ग वॉक इंक्रीज्ड हिज एपेटाइट। यानी कि लंबी मतलब कि वॉक ने, यानी कि जब से मतलब कि वो लंबी मतलब कि वॉक ले रहा था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो भूख है वो और ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि उस लंबी वॉक की वजह से, यानी कि चलने की वजह से जो जो है उसे और भी ज़्यादा भूख लगने लगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ पाओगे कि एपेटाइट यानी क्या होता है और किस तरीके से इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कन्नाइवेंस। दोस्तों कन्नाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत या फिर सहमति से अपराध, यानी कि सहमति से गलत काम करना। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो मान लो तुम्हारे क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं जो कि चीटिंग कर रहे हैं और टीचर उन्हें क्लियरली देख सकता है, पर टीचर जो है वो जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहा है और कुछ भी उन्हें बोल नहीं रहा। यानी वो चीटिंग को डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर रहे लेकिन चुपचाप उन्हें अलाउ भी कर रहे हैं। तो ये जो सीक्रेटली किसी रॉन्ग को सपोर्ट करना होता है या फिर उसे इग्नोर करके चलने देने वाला जो भाव होता है उसे ही हम कन्नाइवेंस कहते हैं। या फिर अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो बॉस को पता है कि एम्प्लॉय ऑफिस का टाइम वेस्ट कर रहा है पर वो इग्नोर कर देता है, तो वो होता है बॉस का कन्नाइवेंस। पेरेंट्स को पता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है पर वो उस मोमेंट पर कुछ भी नहीं बोलते, तो वो होता है पेरेंटल कन्नाइवेंस। या फिर फ्रेंड्स एक दूसरे का गलत काम कवर कर लेते हैं या फिर उनका साथ भी देते हैं कई कबार, तो वो है फ्रेंड्स कन्नाइवेंस। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है, कन्नाइवेंस का मतलब होता है चुपचाप किसी को सपोर्ट करना, आंख बंद करके रॉन्ग चीज़ को चलने देना या फिर उसका साथ देना, तो उसे हम कहते हैं कन्नाइवेंस। और ध्यान रखना है कि ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों अब अगर बात करें इनके सिनोनिम के बारे में तो सिनोनिम में हमारे पास है कोल्यूजन, कॉम्प्लिसिटी या फिर कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों कोल्यूजन या फिर कॉम्प्लिसिटी दोनों का मतलब होता है मिली भगत, यानी कि कोई मिलकर जो है वो अपराध करना, दो लोगों का या फिर दो से ज़्यादा लोगों का मिलकर जो है वो कोई गलत काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो उसे हम जो है वो कोल्यूजन या फिर कॉम्प्लिसिटी कह सकते हैं। वही कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश रचना, बेसिकली जो है वो मतलब कि षड्यंत्र रचना, तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट या फिर रेजिस्टेंस। दोस्तों ऑपोजिशन या फिर प्रोटेस्ट इस वर्ड से हमें जो है वो मतलब कि मीनिंग मिलता है कि किसी चीज़ के खिलाफ होना, किसी चीज़ के विरोध में होना, उसके खिलाफ जो है वो मतलब कि मोर्चा खड़ा कर देना, प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना। वहीं रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि खुद किसी गलत काम से बचकर रहना, रेजिस्ट करना उसे, यानी कि दूर रहना उससे, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस, अपोजिशन या फिर प्रोटेस्ट। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द क्राइम हैपेंड विद द कनाइवेंस ऑफ द गार्ड्स, यानी कि जो क्राइम है, यानी कि जो अपराध है वो कैसे हुआ, तो दो गार्ड्स की मिली भगत की वजह से हुआ। यानी कि वो जो है वो आपस में मिले हुए थे और एक दूसरे का जो है वो उस गलत काम में सपोर्ट कर रहे थे, उसी की वजह से जो है वो मतलब कि अपराध हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कनाइवेंस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिग्रेशन। दोस्तों डिग्रेशन का मतलब होता है विषयांतर या फिर भटकाव, यानी कि मुद्दे से भटक जाना। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो सोचो तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि कल तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, यानी कि तुम इंटरव्यू देकर आए हो और अपने फ्रेंड को जो है वो अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता रहे हो। पर बीच में सडनली क्या होता है कि इंटरव्यू से हटकर तुम जो बोलने लगते हो कि भाई मुझे जो है वो रास्ते में एक क्यूट सा डॉग मिला और मैं उसे देखकर रुक गया, फिर वो मतलब कि डॉग की कहानी वहां से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि बात तुम इंटरव्यू की कर रहे थे लेकिन सडनली तुम्हें जो है वो एक दूसरी बात याद आई और तुमने वो जो है वो मतलब कि बीच में उस बातों के बीच में जो है वो मतलब कि दूसरी बात डाल दी, यानी कि तुम मेन टॉपिक से हटकर साइड टॉपिक पर चले गए। दोस्तों यही होता है डिग्रेशन, यानी कि अपने मेन मुद्दे से, मेन जो आपका काम होता है, जो मेन आपका किसी चीज़ पर फोकस होता है, बेसिकली किसी बात पर हो सकता है, तो अगर आप उससे भटक कर किसी और चीज़ को मतलब कि अब पकड़ लो, उस पर अगर आप जो है वो मतलब कि चलने लगो तो उसे हम डिग्रेशन कहेंगे। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स देकर बताऊं तो टीचर मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते अपने स्कूल वाली चाइल्डहुड की जो स्टोरी है अगर वो सुनाने लगे तो वो होता है डिग्रेशन इन क्लास। या फिर मीटिंग में बॉस मेन पॉइंट से हटकर अपने ट्रैवल का एक्सपीरियंस बताने लगे तो वो होता है डिग्रेशन इन मीटिंग। या फिर तुम व्लॉग बना रहे हो और मेन कंटेंट के बीच में रैंडम गॉसिप स्टार्ट कर दो तो वो होता है डिग्रेशन इन वीडियो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिग्रेशन का मतलब होता है मेन टॉपिक छोड़कर साइड ट्रैक पर चले जाना, यानी कि बेसिकली अपना जो मेन मुद्दा है वो छोड़कर कोई और ही बात करने लग जाना, तो उसे हम कह सकते हैं डिग्रेशन, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, भटकाव कह सकते हैं, विषयांतर कह सकते हैं, यानी कि टॉपिक को बदल देना, विषय को बदल देना या फिर मुद्दे से भटकना, तो उसे कहा जाता है डिग्रेशन। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों देन इसके बाद अगर हम सिनोनिम के आसपास जाए तो सिनोनिम हमारे पास है डेविएशन, डिटोर या फिर डाइवर्जन। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है कि अपने मेन रास्ते से हट जाना या फिर दूसरा रास्ता, यानी कि दूसरा पाथ ले लेना बेसिकली। डेविएशन का भी मतलब होता है कि किसी मेन मुद्दे से हटकर जो है वो दूसरे मुद्दे की तरफ चले जाना या फिर अपना जो मेन पाथ है उससे हटकर जो है वो दूसरा पाथ चूज कर लेना, तो उससे हम कहते हैं डेविएशन। डिटोर का भी यही मतलब होता है कि किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाना, और डाइवर्जन का भी यही मतलब होता है बेसिकली भटक जाना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम है जिसमें हमने देखा डेविएशन, डिटूर या फिर डाइवर्जन। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम में हमारे पास है फोकस, कंटिन्यूटी या फिर कंसिस्टेंसी। फोकस का मतलब होता है एक ही चीज़ पर मतलब कि एकाग्र रहना, एक ही चीज़ पर ध्यान देना, यानी कि भटकना नहीं बिल्कुल भी, तो उससे हम कहते हैं फोकस। कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक ही चीज़ पर निरंतरता रहना, यानी कि एक ही चीज़ पर बने रहना। कंसिस्टेंसी का भी यही मतलब होता है कि मतलब कि एक ही चीज़ से जुड़े रहना, एक ही चीज़ पे वर्क करना, एक ही बात, यानी कि अगर कोई बात अगर आप कर रहे हो तो एक ही मुद्दे से स्टिक करके रहना, उसी से रिलेटेड बातें करना, तो उसे हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी या फिर फोकस, यानी कि ध्यान लगा के बात करना या फिर एक तरीके से एकाग्रित होकर बात करना, तो उसे हम फोकस कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टीचर्स डिग्रेशन मेड द लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग।
यानी कि जो टीचर का डिग्रेशन था, यानी कि जो टीचर थे वो जो एक टॉपिक पढ़ा रहे थे वो ना पढ़ाकर उन्होंने जो है वो मतलब कि दूसरा ही टॉपिक वहाँ पर मतलब कि शुरू कर दिया। वो उनका कोई भी पर्सनल टॉपिक हो सकता है या फिर कोई बाहर का टॉपिक हो सकता है, जिससे क्या हुआ कि बच्चों में और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। क्योंकि बच्चे जो है वो एक ही एक चीज़ पढ़ पढ़ के बोर हो रहे थे। उन्हें जो है वो मतलब कि कुछ नयापन चाहिए था, जिसकी वजह से मतलब कि क्या हुआ कि जो टीचर का डिग्रेशन है वो उनका इंटरेस्ट बढ़ाने में काम आया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिग्रेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनवी। दोस्तों एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या फिर जलन जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम एनवी कहेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो मान लो तुम्हारा फ्रेंड नया फ़ोन ले आता है या फिर उसके चैनल पर एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तुम उसके लिए हैप्पी तो हो, पर अंदर से थोड़ा तुम्हारे अंदर ये भी फीलिंग है कि काश मेरे पास भी ये होता। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना कि काश मेरे पास भी ये सब सारी चीज़ें होती, मुझे भी ऐसी जो है वो मतलब कि सक्सेस मिलती, मुझे भी ये मिलता, मुझे भी वो मिलता। तो उसे हम कहते हैं एनवी, यानी कि किसी की प्रोग्रेस को, किसी की सक्सेस को देखकर थोड़ी सी जेलसी फील करना। तो ये जो कंपैरिजन वाला थोड़ा सा जेलसी या फिर डिज़ायर टू हैव द सेम थिंग वाला जो इमोशन होता है, उसे ही हम एनवी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो फ्रेंड को नई बाइक मिलती है और तुम सोचते हो कि काश मेरे पास भी ये बाइक होती, तो वो भी एक तरीके से एनवी है, यानी कि थोड़ी बहुत जेलसी है। या फिर किसी को अवार्ड मिलता है और तुम विश करते हो कि काश ये बंदा जो है वो मैं होता या फिर ये अवार्ड जो है वो मेरा होता, तो वो भी एक तरीके से एनवी है। या फिर सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर थोड़ा कंपैरिजन फील करना कि काश मैं भी ऐसी लाइफ अफोर्ड कर पाता या फिर जी पाता, तो वो भी एक तरीके से एनवी है, यानी कि जेलसी है। सिंपल वर्ड्स में एनवी का मतलब होता है जेलसी या फिर डिजायर टू हैव व्हाट अदर्स हैव, यानी कि ऐसी चीज़ों की इच्छा करना जो दूसरों के पास है कि काश मेरे पास भी सेम होती, काश मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होती। तो उन्हें देख देख कर जलना, बेसिकली उन्हें देखकर जो है वो थोड़ा लो फील करना, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, तो उसे हम कह सकते हैं एनवी। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है जेलसी, रिसेंटमेंट या फिर कोविटसनेस। दोस्तों जेलसी का मतलब होता है जलन होना, बेसिकली यानी कि ईर्ष्या होना किसी चीज़ को लेकर। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी होना, यानी कि एक चीज़ होती है ना कि जब आपके फ्रेंड के पास मतलब कि ऐसा ही समझ लीजिए कि आप 25-26 साल के हो, आपका फ्रेंड जो है वो मतलब कि अपने करियर ऑप्शन में मतलब कि सक्सेसफुल हो जाता है, उसका करियर सेट हो जाता है और आपका अभी तक मतलब कि आप ट्राई ही कर रहे हो। तो वो एक तरीके से जेलसी होती है, यानी कि नाराज़गी होती है कि उसका पहला हो गया, मेरा नहीं हुआ और मैं मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नाराज़गी की तरफ लेके जाती है, एक तरीके से जेलसी उस चीज़ में होती है, तो उसे हम रिसेंटमेंट या फिर जेलसी कह सकते हैं। देन हमारा एक और वर्ड है जो कि है कोविटसनेस। दोस्तों कोविटसनेस का मतलब होता है लालच होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को लेकर जो है वो मतलब कि ग्रीडी होना, लालची होना, तो उसे हम कोविटसनेस कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे हो गए सिनोनिम। वहीं एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन या फिर गुडविल। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि एक तरीके से संतुष्ट होना, यानी कि जितना है उतने में ही खुश होना, तो उसे हम कह सकते हैं कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन या फिर गुडविल। अब वहीं अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ही फेल्ट एनवी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड्स सक्सेस। यानी कि जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि सफलता मिल चुकी है, तो उसे जो है वो मतलब कि थोड़ी लिटिल बिट ऑफ मतलब कि एनवी फील हुई, यानी कि थोड़ी जेलस से फील हुई कि ये मुझसे आगे निकल गया। ये वाला जो मतलब कि एक इमोशन होता है, ये वाला जो एक भाव होता है, वो उसके मन के अंदर आया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एनवी यानी क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एप्टीट्यूड। दोस्तों एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता या फिर प्रतिभा, जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो सोचो तुम पहली बार गिटार उठाते हो और बिना ज़्यादा प्रैक्टिस किए तुम सही कॉर्ड्स पकड़ लेते हो, रिदम भी अच्छे से मतलब कि ठीक आ जाती है। या फिर मैथ का कोई टफ प्रॉब्लम है, तुम एकदम से नेचुरली समझ जाते हो, जबकि जो दूसरे लोग हैं, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसे सॉल्व करने में, उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये जो नेचुरल टैलेंट होता है, एबिलिटी या फिर किसी चीज़ को जल्दी सीखने की जो कैपेसिटी होती है आपके अंदर, उसे ही हम एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी कि आपका जो टैलेंट होता है, आपकी जो स्किल होती है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एप्टीट्यूड।
जैसे कि अगर आपको कुछ डेली लाइफ के और एग्जांपल्स बताऊं तो किसी को जो कुकिंग है वो पहली बार में ही सही आ जाती है। यानी कि कोई जो है वो मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहली बार ही कुक कर रहा है और उसने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, तो वो एप्टीट्यूड फॉर कुकिंग है। या फिर कुछ लोग जो है वो इजीली कोडिंग समझ लेते हैं, यानी कि जो कोडिंग होती है उसे जो है वो मतलब कि समझना वैसे तो आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई जो है वो मतलब कि कोई पर्सन है जो इजीली उसे समझ ले तो वो होता है एप्टीट्यूड फॉर प्रोग्रामिंग। या फिर स्टूडेंट्स जिनको लॉजिकल पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसे हम कहेंगे एप्टीट्यूड फॉर रीजनिंग। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट प्लस क्विक लर्निंग एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एप्टीट्यूड। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है टैलेंट, स्किल या फिर कैपेबिलिटी। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, योग्यता होना, क्षमता होना, किसी चीज़ को लेकर प्रतिभा होना बेसिकली। तो उसे हम कहेंगे टैलेंट, स्किल या फिर कैपेबिलिटी। वही एंटोनी में हमारे पास है इनएबिलिटी, इनएप्टनेस या फिर इनकैपेसिटी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी चीज़ में योग्यता ना होना यानी कि अयोग्य होना, या फिर इनएप्टनेस का मतलब होता है जो स्किलफुल नहीं होता है, जिसमें कोई स्किल्स नहीं होती है, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं होती है बेसिकली, जो कोई काम कर नहीं सकता है, जिसमें प्रतिभा नहीं है, जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं इनएबिलिटी, इनएप्टनेस या फिर इनकैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है जिसमें क्षमता नहीं है कोई काम करने की, तो उसे हम कहेंगे इनकैपेसिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि लैंग्वेजेस सीखने की एक एप्टीट्यूड है, यानी कि योग्यता है, प्रतिभा है, वो टैलेंट है, वो स्किल है उसके अंदर कि वो जो है वो मतलब कि अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एप्टीट्यूड यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरसेशन। दोस्तों इंटरसेशन का मतलब होता है मध्यस्थता या फिर प्रार्थना द्वारा सहायता करना किसी की। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड और टीचर के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम बीच में जाके जो है वो मतलब कि दोनों को समझाते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। तो ये जो बीच में आकर किसी के लिए हेल्प करना या फिर रिक्वेस्ट करना होता है, उसे ही इंटरसेशन कहते हैं। यानी कि दो लोगों के बीच में तीसरे का आना उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे इंटरसेशन। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो पेरेंट टीचर से बात करके जो है वो स्टूडेंट के लिए स्पेशल परमिशन ले लेते हैं, तो उसे हम इंटरसेशन ऑफ पेरेंट कहेंगे। या फिर फ्रेंड जो है वो बॉस से रिक्वेस्ट करके तुम्हारे काम की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड करवा देता है, तो वो इंटरसेशन ऑफ फ्रेंड है। या फिर पॉलिटिकल लीडर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है, तो वो इंटरसेशन ऑफ लीडर है। सिंपल वर्ड्स में इंटरसेशन का मतलब होता है मेडिएशन, प्लीडिंग या फिर हेल्प करने के लिए बीच में आना, तो उसे हम कहेंगे इंटरसेशन। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मेडिएशन, इंटरवेंशन या फिर एडवोकेसी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि बीच में आना, बेसिकली जिसे हम बिचौला कह सकते हैं, जो बीच में रहता है। यानी कि जो मतलब कि दो पार्टीज के बीच में रहता है, दो लोगों के बीच में रहता है, उनके डिस्प्यूट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो भी कोई चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व करता है, तो उसे हम कहेंगे मेडिएशन, इंटरवेंशन या फिर एडवोकेसी। वहीं एंटोनी में हमारे पास है निग्लेक्ट, इग्नोरेंस या फिर इनडिफरेंस। यानी कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, टाल देना, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना, उस पर ध्यान न देना, तो उसे हम कह सकते हैं निग्लेक्ट, इग्नोरेंस या फिर इनडिफरेंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रीस्ट ऑफर्ड एन इंटरसेशन फॉर द सिक। यानी कि पुजारी ने जो है वो मतलब कि बीमारों के लिए प्रार्थना की, यानी कि जो भी लोग बीमार है। अब यहाँ पर इंटरसेशन कैसे वर्क करता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर इंटरसेशन कहाँ आया, तो मैं बता दूं कि जो प्रीस्ट है वो क्या करेगा कि प्रार्थना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए। तो भगवान और प्रीस्ट के बीच में मतलब कि बीमार लोग और जो भगवान है उनके बीच में कौन है, तो प्रीस्ट मतलब कि वो इंटरसेशन है एक तरीके से, मतलब कि मध्यस्थता है, या फिर वो प्रार्थना करके जो है वो मतलब कि जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए जो है वो भगवान से कुछ मांगेगा, कुछ भी करेगा, तो वो एक तरीके से इंटरसेशन हो गया। यानी कि दो लोगों के बीच में कौन है, तो एक मध्यस्थता है, यानी कि इंटरसेशन है, तो उसे ही हम कहेंगे इंटरसेशन। दोस्तों इस तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि इंटरसेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पाइटी।
दोस्तों पाइटी का मतलब होता है भक्ति या फिर धार्मिकता। जैसे कि मान लो तुम्हारे अंकल है जो हर रोज मॉर्निंग में मंदिर जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं और सबको रिस्पेक्ट के साथ यानी कि इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये जो रिलीजन, गॉड और मॉरल वैल्यूज के प्रति डीप रिस्पेक्ट या फिर डिवोशन होता है, यानी कि एक तरीके से भक्ति होती है, तो उसे ही हम पाइटी कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो रेगुलरली प्रेयर्स करना और धार्मिक प्रैक्टिसेस फॉलो करना, तो वो भी एक तरीके से पाइटी है। या फिर ऑनेस्ट और मॉरली करेक्ट डिसीजंस लेना, तो वो होता है पाइटी इन एक्शंस। या फिर हेल्पिंग अदर सिंसियरली बिकॉज ऑफ मॉरल ड्यूटी, तो वो होता है पायस बिहेवियर। सिंपल वर्ड्स में पाइटी का मतलब है डीप रिलीजियस डिवोशन प्लस मॉरल गुडनेस, तो उसे हम कहेंगे पाइटी। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिवोशन, रेवरेंस या फिर फेथफुलनेस। दोस्तों डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, यानी कि किसी चीज़ को लेकर मतलब कि बेसिकली भगवान को समर्पित हो जाना, तो उसे हम डिवोशन कहते हैं। रेवरेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब कि जैसे कि रिस्पेक्ट के साथ पेश आना, सम्मान करना, यानी कि दूसरों को जो है वो मतलब कि इज्जत के साथ मतलब कि उनके साथ इज्जत के साथ पेश आना, उनको जो है वो मतलब कि प्रेज करना, उनका सम्मान करना, तो उसे हम रेवरेंस कह सकते हैं। या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना, तो वो भी एक तरीके से रेवरेंस होता है। या फिर फेथफुलनेस का तो मतलब आपको पता होगा कि किसी चीज़ में विश्वास करना, किसी चीज़ में फेथ रखना, किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि अपना विश्वास दिखाना, तो वो होता है फेथफुलनेस। बेसिकली यहाँ पर गॉड की बात हो रही है या फिर जो अपने एल्डर वंस होते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो होता है फेथफुलनेस। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है इम्पाइटी, इररिलीजन या फिर डिसरिस्पेक्ट। इम्पाइटी का मतलब होता है, जैसे कि पाइटी में हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही धार्मिक है, तो इम्पाइटी का मतलब हो गया कोई व्यक्ति बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता है, उसमें बिल्कुल भी धार्मिकता नहीं है। इररिलीजन का भी मतलब यही है जो धर्म से अलग है, यानी कि जिसमें मतलब कि धार्मिकता नहीं है, तो उसे हम इररिलीजन कहते हैं। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को जो है वो मतलब कि बेइज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना बेसिकली, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसरिस्पेक्ट करना। और अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हर पार्टी वॉज एडमायर्ड बाय एवरीवन इन द कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी में या फिर समाज कह लीजिए, समाज में जो है वो मतलब कि सभी लोग जो है वो उसकी धार्मिकता को, यानी कि उसकी जो भक्ति है बेसिकली, या फिर उसका जो है वो मतलब कि लोगों को रिस्पेक्ट करना है, इन सारी क्वालिटीज़ को जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पाइटी यानी क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है रेमॉन्स्ट्रेट। दोस्तों रेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज़ को लेकर आपत्ति जताना बेसिकली। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने गलती से तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीट कर दिया, तुम कामली उसे समझाते हो कि ये गलत है और फिर से मतलब कि आगे से ध्यान रखे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो ये जो शिकायत करना होता है या फिर पोलाइटली किसी चीज़ का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना किसी गलत काम का, तो उसे हम कहेंगे रेमॉन्स्ट्रेट करना बेसिकली। जैसे कि अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो स्टूडेंट जो है वो टीचर को समझा रहा है कि ग्रेडिंग यहाँ पर गलत हुई है, यानी कि वो क्या है, तो एक तरीके से रेमॉन्स्ट्रेट विद टीचर है। एम्प्लॉय बॉस से जो है वो इश्यू पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो रेमॉन्स्ट्रेट एट वर्क प्लेस है। सिटीजन अथॉरिटी को बताते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो हो रहा है रेमॉन्स्ट्रेट विद अथॉरिटीज़। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है पोलाइटली कंप्लेन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग रॉन्ग, यानी कि किसी गलत काम के खिलाफ जो है वो मतलब कि उसके खिलाफ होना, उसका विरोध करना, आपत्ति जताना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं रेमॉन्स्ट्रेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लेन। दोस्तों प्रोटेस्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ होना, विरोध में होना, आपत्ति होना बेसिकली। कंप्लेन का मतलब आपको पता है कि शिकायत करना। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एग्री, कंसेंट या फिर अप्रूव, यानी कि सहमति देना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, स्वीकृति होना, अप्रूव कर देना उसे, यानी कि मान लेना, तो उसे हम कहेंगे एग्री करना, कंसेंट करना या फिर अप्रूव करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्टूडेंट्स रेमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द न्यू रूल्स। यानी कि स्टूडेंट ने क्या किया, यानी कि जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने जो है वो मतलब कि नए रूल्स के खिलाफ जो है वो मतलब कि आपत्ति जताई, यानी कि उन्होंने नए रूल्स का, नए नियमों का जो है वो विरोध किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रेमॉन्स्ट्रेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपॉल। दोस्तों अपॉल का मतलब होता है स्तब्ध करना, भयभीत करना, बेसिकली किसी को डरा देना, किसी को जो है वो धमकी देना, या फिर और भी मतलब होते हैं इस वर्ड के, जैसे कि किसी को चौंका देना, डरा देना, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अंदर तक मतलब कि किसी को बुरा फील करवाना। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, मतलब सॉरी, ये जो मतलब कि सारे मीनिंग्स है वो अपॉल इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर अच्छे से समझाऊं, तो मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारा जो फेवरेट एक वास था वो तोड़ दिया। तुम देखते ही शॉक और हॉरर फील करते हो कि ये कैसे हो गया, बिल्कुल हैरान और डिस्टर्ब हो जाते हो। तो ये जो शॉक, हॉरर या फिर डीप डिस्मे फील करना होता है उसे ही अपॉल कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो एक्सीडेंट सीन देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाना, तो वो अपॉल एट द साइट होता है। किसी ने रूड कमेंट किया तो वो देखकर जो है वो मतलब कि आप बिल्कुल शॉक हो गए, बिल्कुल हैरान हो गए कि इसने क्या बोल दिया, तो वो होता है अपॉल्ड बाय हिज बिहेवियर। या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज या फिर क्रुएल्टी देखकर आप शॉक हो गए, तो वो होता है अपॉल्ड एट डिस्ट्रक्शन। सिंपल वर्ड्स में अपॉल का मतलब होता है डीपली शॉक, हॉरिफाई या फिर डिसमे, तो उसे हम कहेंगे अपॉल। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हॉरिफाई, शॉक या फिर डिसमे। दोस्तों हॉरिफाई का मतलब होता है डरा देना, शॉक का मतलब होता है बिल्कुल स्तब्ध कर देना, यानी कि किसी को चौंका देना, और डिसमे का मतलब होता है एक तरीके से बेचैनी वाली फीलिंग होना, तो उसे हम कहते हैं हॉरिफाई, शॉक या फिर डिसमे। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कंफर्ट, प्लीज या फिर डिलाइट, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि सहज करने की कोशिश करना। कंफर्ट का मतलब होता है सहजता प्रदान करना, बेसिकली किसी को एक तरीके से जैसे हम नॉर्मल जैसा हमारा स्टेट होता है उस तरीके से किसी अवस्था में किसी व्यक्ति को लाना, कंफर्ट उसे प्रोवाइड करना। या फिर प्लीज करना, डिलाइट करना का मतलब होता है उसे प्रसन्न करना, खुश करना बेसिकली। तो उसे हम कह सकते हैं कंफर्ट, प्लीज या फिर डिलाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट अपॉल्ड एवरीवन, यानी कि जो एक्सीडेंट की न्यूज़ थी उसने क्या किया कि सबको मतलब कि शॉक करके रख दिया था, यानी कि सबको चौंका दिया था कि ये कैसे हो गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अपॉल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है स्काउर। दोस्तों स्काउर का मतलब होता है खंगालना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ की सफाई करना अच्छे से। जैसे कि मान लो जो तुम्हारा जो किचन है उसका जो सिंक है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, और तुम जो है वो उसको स्क्रब कर रहे हो। स्क्रब कर रहे हो यानी कि उसको जो है वो अच्छे से रगड़ कर साफ कर रहे हो, और सारे जो दाग धब्बे हैं वो हटा देते हो। तो ये जो किसी सरफेस को हार्ड क्लीनिंग या फिर थोरोली सर्च करना होता है उसे ही स्काउर करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो कपड़ों में स्टेन रिमूव करना, यानी कि दाग को रिमूव करना। जब कपड़ों पर दाग लग जाते हैं, अगर आप उसको रिमूव करते हो तो वो होता है स्काउर द शर्ट। या फिर लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढने के लिए शेल्फ्स चेक करना, तो वो होता है स्काउर द लाइब्रेरी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, किसी चीज़ को खंगाल रहे हो। मार्केट में बेस्ट डील ढूंढना, यानी कि स्काउर द मार्केट फॉर डिस्काउंट्स। सिंपल वर्ड्स में स्काउर का मतलब होता है क्लीन थोरोली या फिर सर्च केयरफुली, तो उसे हम कहते हैं स्काउर। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्क्रब, क्लीन या फिर सर्च। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ कर साफ करना, क्लीन का मतलब होता है सफाई करना, सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, खंगालना, यानी कि किसी चीज़ को मतलब कि एक तरीके से ढूंढना, तो उसे हम कहते हैं सर्च। एंटोनिम में हमारे पास है डर्टी, निग्लेक्ट या फिर ओवरलुक, यानी कि कोई चीज़ गंदी होना, तो उसे हम कहते हैं डर्टी। निग्लेक्ट या फिर ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, टाल देना, बेसिकली ध्यान में ना लेना उसे, तो उसे हम कह सकते हैं निग्लेक्ट या फिर ओवरलुक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्काउट द एरिया फॉर क्लूज़, यानी कि उन्होंने जो है वो मतलब कि क्लूज़ के लिए, क्लूज़ यानी कि उन्होंने जो है वो मतलब कि सबूत पाने के लिए जो है वो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर रीजन को जो है वो अच्छे से साफ़ कर दिया। साफ़ कर दिया यानी कि उन्होंने पूरा खंगाल लिया, या तो उन्होंने क्लीन किया है उस पर्टिकुलर एरिया को ताकि उन्हें जो है वो कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए, कुछ कोई क्लू मिल जाए, या फिर उन्होंने जो है वो अच्छे से उसे सर्च किया है, अच्छे से उसे खंगाला है, एग्जामाइन किया है, तो उसे हम कह सकते हैं स्काउर करना। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वो उसका और इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।